Awakening with Brahma Kumaris. नमस्कार एंड वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। डिप्रेशंस के ऊपर जब हम बात करते आ रहे हैं कि कई तरह के डिप्रेशंस होते हैं, क्यों होता है डिप्रेशन, और एक ख़ास बात जो हमें समझ में आई है कि एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्वीकारना खुद को और दूसरों को भी जैसे हैं वैसे ही स्वीकारें। फिर सोचें कि अगर उनमें कोई बदलाव लाया जा सकता है या ख़ुद में भी बदलाव लाया जा सकता है तो किस तरह से लाना है। ये कुछ बातें हैं जो अगर हम अपने जीवन में अपना लेंगे तो सचमुच एक बेहतर ज़िंदगी की तरफ चल सकते हैं। डिप्रेशन से जुड़े हुए कई ऐसे मुद्दे, कई ऐसी मिथ्स थी जो हमने दूर करने की कोशिश की है। आज डिप्रेशन की ट्रीटमेंट्स के बारे में थोड़ा ज़्यादा विस्तार से जानते हैं और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल। डॉक्टर गिरीश पटेल, आपका हार्दिक स्वागत। नमस्कार। नमस्कार। और हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। वेरी वार्म वेलकम। ओम शांति। ओम शांति। आज डॉक्टर पटेल हम यही जानना चाहते हैं कि हमने ये बात कर ली, डिप्रेशंस के कारण जानने की कोशिश की, कहीं ये बात समझ में आई कि जो विचार उत्पन्न होते हैं, जो सोच है, जो थॉट्स हैं, वो सबसे बड़ा कारण बनते हैं। और कई तरह के डिप्रेशंस थे, 3 डिप्रेशंस को हमने डिफ्रेंशिएट किया था। लाइफ स्टेट्स की बात की थी कि 6 लाइफ स्टेट्स में जहाँ खुशी और गम के बीच का जो ना थोड़ी थोड़ी दूरी हो जाती है, तो वो स्टेट ऐसी है कि समझ लेना चाहिए कि डिप्रेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। ट्रीटमेंट्स भी क्या अलग अलग होती हैं? अलग अलग तरह के डिप्रेशंस हैं, तो क्या ट्रीटमेंट्स के तरीके भी अलग अलग हैं? कई प्रकार की ट्रीटमेंट है, वह सभी ट्रीटमेंट अलग अलग तरह के डिप्रेशन में भी काम करेगी। मैं मूल रूप से तो आपको बताता हूँ कि जो ट्रीटमेंट कौन से प्रकार की है। वर्तमान समय हम देखेंगे तो जो सबसे बड़ी बात है कि बहुत बड़ी संख्या में, कहें कि अधिकतर सभी 80 से 90% पेशेंट्स को दवाइयाँ दी जाती है, जिसको कहा साइकोफार्मेकोलॉजी, कि मन से संबंधित जो दवाइयाँ हैं वह दवाइयाँ भी बहुत बड़ी मदद करती है जो डिप्रेशन के पेशेंट्स हैं उनको डिप्रेशन से बाहर लाने में। और एक ट्रीटमेंट है जिसको कहेंगे साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी के भी विभिन्न प्रकार हैं, तो वह साइकोथेरेपी भी पेशेंट्स को मदद कर सकती है। और जिसको कहा जाए कि भी कुछ फिजिकल थेरापीज, नहीं बहुत प्रकार की पहले भी थी, कुछ ट्रीटमेंट एब्सोल्यूट हो गई है कि भी ब्रेन में कुछ पार्ट को मामूली सर्जरी भी करते थे कि जो अभी 99.999% कोई नहीं करता तो है। आपने कहा कि सबसे पहले ड्रग्स जो है या दवाइयाँ और देकर, एक मैं ऐड कर दूं जी, और एक जो ट्रीटमेंट है लोग भी जानते हैं जिसका एक्चुअल नाम है ECT, वह है इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी। कि इलेक्ट्रिकली कन्वल्जन्स प्रोड्यूस किए जाते आर्टिफिशियली और वह भी मदद करती। वो जो शॉक देते थे। जो हाँ, एक्सट्रीम लेकिन बड़े केसेस गलत- की बात जब होती थी तब ये हम चर्चा करेंगे, ये शब्द ही गलत है, शॉक देना है। पहले शॉक व्यक्ति सुन के उसको शॉक लगता है, इट्स समथिंग नो गुड इवन, देयर आर बोथ द थिंग्स। लेकिन जो वर्तमान समय हम आगे चर्चा करेंगे इस बात सबसे पहले तो दवाइयों पे आते हैं। दवाइयों का नाम सुनते ही अगर हमें मानसिक परेशानी है या डिप्रेशन है और हमें ये कहा जाए कि भाई आपको तो दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी, तो पहला विचार, मुझे ही कोई कहे कि आपको तो दवाई खानी पड़ेगी, तो दवाई से मैं वैसे ही भागती हूँ, क्योंकि आज के सिनेरियो में ऐसा लगता है कि दवाई खाना मतलब हम केमिकल्स को अपने अंदर डाल रहे हैं, हम नहीं चाहते। तो दवाई खाने के नाम से ही लगता है लोग की हैबिट फॉर्मिंग है, मतलब मुझे आदत ही पड़ जाएगी। दवाइयाँ मत खाना डिप्रेशन की, आप एंटी डिप्रेसेंट पिल्स नहीं लीजिएगा। ये इतनी सारी मिथ्स हैं, कांस्टेंट लोग आपको एडवाइस देते जाते हैं। तो क्या ये हैबिट फॉर्मिंग है? क्या ये ज़रूरी ही होती हैं? कितनी ज़रूरी होती हैं? अगर दवाई नहीं ली गई तो वो डिप्रेशन कहाँ तक लीड कर सकता है? ये 3 बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं एक्चुअली। हाँ, पहला इश्यू आपने बार बार कहा है तो उसका उत्तर देता हूँ कि भी हैबिट फॉर्मिंग नहीं है। अगर उस ड्यूरेशन के लिए दिया जाए जो आपको ज़रूरत है, उतने ड्यूरेशन के लिए आप ठीक से रेगुलरली लो और फिर उसे धीरे धीरे कम करो। उसका एक सारा तरीका है, ये डॉक्टर्स अच्छी तरह जानते हैं। वह रूप से डॉक्टर की सलाह के अनुसार लो तो हैबिट फॉर्मिंग नहीं है। गलती कहाँ होती है कि पेशेंट अपनी मर्जी से लेता रहता है, कभी ज़्यादा भी ले ली, अपनी मर्जी से कम कर दी, और तब फिर वो लंबा समय लेता रहे तो हैबिट फॉर्मिंग हो सकती है।
तो इलाज कितना लंबा, ये भी एक मिथ बहुत लंबी है कि 2 साल तक इलाज चलता है, 5 साल तक डिप्रेशन का इलाज ये नहीं होता कि बहुत जल्दी डिप्रेशन से बाहर निकल आएंगे, लंबा इलाज चलता है। तो कितना लंबा होता हाँ, अब इसमें और एक बात बताऊं जो मूल रूप से इसको क्लैरिफाई करना जरूरी है कि भी मेडिसिन कब जरूरी है। भी कई ऐसे किस्से हैं, मैं कहूँगा डिप्रेशन में भी करीब करीब 30% पेशेंट्स जो है वह सिर्फ साइकोथेरेपी से भी इससे बाहर आ सकते हैं, परंतु कुछ ऐसे भी पेशेंट है कि जो अपने आप या साइकोथेरेपी से उनको मदद पूरी नहीं मिल रही है, तो वहाँ मेडिसिन की ज़रूरत है। चलो ये तो मानते हैं कि भी जो भी मेडिसिन है उसकी कोई ना कोई तो साइड इफेक्ट है ही, पर बहुत कम है। जो वर्तमान समय एंटी डिप्रेशेंट है, ये भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि इसके भी कई जनरेशन हो गए। जो प्रेजेंट जनरेशन की एंटी डिप्रेशेंट है वह 3rd या 4th जनरेशन की एंटी डिप्रेशेंट में ऑलमोस्ट साइड इफेक्ट नहीं है, तो बहुत ही मामूली साइड इफेक्ट्स है। तो अब डॉक्टर को भी ये जज करना है कि वो साइड इफेक्ट और इसकी बेनिफिशियल इफेक्ट कि पेशेंट की प्रोडक्टिविटी कितनी बढ़ेगी। तो ये किस वक्त ज़रूरी है? जैसे आपने कहा कि कई बार तो साइको एनालिसिस से ही ठीक हो जाता है, लेकिन कौन सा ऐसा वक्त आ जाता है जब ड्रग्स आर अ मस्ट, अदरवाइज वेयर विल इट लीड टू? अगर दवाई नहीं खाई गई तो इट कैन एक्चुअली लीड टू समथिंग एल्स। तो वो हम ये जानना चाहते हैं कि कौन सा ऐसा मुकाम डिप्रेशन के उसमें है, मोड़ पर, जब ड्रग्स बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। एक तो उसकी स्थिति ये है कि जब व्यक्ति अपना जो सामान्य कार्य है, नहीं कि तैयार होना, ऑफिस जाना, अपना जो भी डे टू डे वर्क है वह करने में भी अगर उसे दिक्कत आने लगी है, वह करने की उसकी इच्छा मर गई है, उसका उत्साह खत्म हो गया है, तो उसे मेडिसिन की ज़रूरत है। दूसरा, नींद में अगर सीरियस प्रॉब्लम आ रहा है, अपने आप कुछ कोशिश करके उसे अच्छी नींद नहीं आ रही है, तो उस स्टेज पर कहेंगे कि अब मेडिसिन की शुरुआत करनी चाहिए। और दूसरा प्रश्न आपने बहुत ही अच्छा पूछा कि अगर वह दवाई नहीं ले तो वह कौन सी स्टेज की ओर जा सकता है। एक तो ये डिप्रेशन उसका बढ़ता जाएगा, जो भी उसकी कुछ भी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ बची है वो भी कम होती जाएगी। और एक जो बहुत ही डेंजर है डिप्रेशन में है वह है सुइसाइड, कि पेशेंट आत्महत्या भी कर सकता है कि अगर वह स्टेज उसकी बढ़ती जाए। डॉक्टर साहब, सिस्टर शिवानी, जो अभी सुसाइड की बात की कि इट कैन एक्चुअली दवाई नहीं ली जाए तो इट कैन लीड टू सुसाइड, तो अभी हमने जो कुछ दिन पहले ही देखा है कि एक स्टूडेंट ने जो 10th क्लास में 96% मार्क्स लेकर, वो लड़की इतनी मेरिटोरियस स्टूडेंट, हर स्कूल के प्रिंसिपल, पेरेंट्स, सब किसी को पता तक नहीं चला, एंड शी कमिटेड सुसाइड, हैंग कर लिया अपने आप को। ये सिम्टम भी नहीं थे, डिप्रेस्ड रही होगी ज़रूर वो, क्योंकि तभी उसने इतना बड़ा कदम उठाया। तो ये सिम्टम्स पता ही नहीं चल पाए ऐसे, मतलब क्या होता है कि कभी ऐसा पता ही नहीं चल पाता? जैसे आपने कहा कि जब वो बिल्कुल दिनचर्या के काम करने बंद कर दे, इसका मतलब ये होता है कि आपने दवाई आपको लेनी शुरू कर देनी चाहिए। लेकिन जब ये बात भी ना एहसास हो पाए तब क्या करें? कुछ केसेस में मैं स्वीकार करता हूँ कि ऑल ऑफ अ सडन भी हो सकता है, परंतु अधिकतर वह कोई ना कोई उसके सिग्नल्स मिलते हैं, कोई ट्रिगर ऑफ है कुछ, या तो पेशेंट सचमुच डिप्रेस न भी हो, जैसे भी ये जो लड़की का किस्सा है। क्योंकि उन्होंने, ये बहन ने जिसने सुसाइड किया, उसने वो सुसाइड नोट में सिर्फ इतना ही लिखा कि आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ बट आई एम अफ्रेड ऑफ लिविंग इन दिस डर्टी वर्ल्ड, यू नो। और कोई रीज़न भी नहीं बताया मतलब सुसाइड करने का, बस मुझे जीवन, इस दुनिया से डर लग रहा है। तो ज़रूर कुछ ना कुछ तो सोच गई होगी उसके पीछे। वही कहीं ना कहीं डिप्रेशन का एक कोई बहुत बात बड़ा, हो सकती है, कोई ऐसा इंसिडेंस जो हुआ उसने रिवील नहीं किया सचमुच किया औरों के साथ, कि जो इंसिडेंस है उसको लगा हो कि डर्टी वर्ल्ड है और इसमें जीना नहीं है। एक्चुअली इंडिकेट्स कि ये कहीं मेजर लाइक डिसइल्यूजनमेंट है, डिप्रेशन, समथिंग इन हर, डीप इनसाइड देयर वाज समथिंग, जैसे अब्यूज हो सकता है और कोई बात जो हमने कि जो उसने किसी को बताई नहीं, लेकिन वो खुद अपने आप को ही फेस नहीं कर पाई होगी। हाँ, और काफी लंबे का कदम उठा लिया। बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं कोई इंडिकेशन, कांस्टेंट काउंसलिंग कैन हेल्प एक्चुअली, कि कहीं हमें हमारे अंदर जो चल रहा है, हो सकता है हमें खुद भी ना एहसास हो रहा हो
कई बार हमें खुद को पता होता है कि हम डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं। कुछ तो पता होता ही है। यह संभव है कि भी औरों को इतना पता न चले। व्यक्ति को स्वयं तो, क्योंकि उसके विचारों में परिवर्तन आ रहा है, उसे जो फीलिंग्स आती वो फीलिंग्स में परिवर्तन आ रहा है, तो व्यक्ति को स्वयं तो एहसास होता ही है। सिर्फ ये संभव है कि कुछ लोग थोड़ा ऊपर से अपने आप को इतना स्ट्रांग दिखाते हैं कि उनके चेहरे पे, उनके बिहेवियर में कोई भी ऐसी कमी नहीं आने देंगे कि आसपास के लोगों को पता चले कि भी वो डिप्रेस्ड है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसा आपने कहा कि दवाई जो है वो बहुत ज़रूरी हो जाती है कई केसेस जब ऐसे पहुंच जाते हैं। दवाई खाने से एग्जैक्टली होता क्या है? व्हाट एग्जैक्टली चेंजेस? जब हमने दवाई खाई तो क्या कुछ बदलाव आता है केमिकल या ऐसा फिजियोलॉजिकल की? जो अच्छा प्रश्न है कि जो समझना भी चाहिए ठीक से, कि हमारे दिमाग में करीब 800 से ज़्यादा केमिकल्स हैं जिसको न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। ये जो विभिन्न बीमारियां हैं मानसिक, उसमें ये न्यूरोट्रांसमीटर्स में बदलाव आता है, कुछ बढ़ जाते हैं, कुछ कम होते हैं। तो जो दवाइयां हैं वह इस केमिकल इम्बैलेंस को ठीक करती है। ओके। डॉक्टर्स को भी जब आप पूछते हैं तब अधिकतर डॉक्टर्स ये कहते हैं कि भाई यह केमिकल इम्बैलेंस है। तो मेडिसिन जो है वह केमिकल्स का फिर से बैलेंस लाती है। तो इसके कारण मेडिसिन के अनेक फायदे भी हैं कि कहीं ना कहीं ये जो पूरा इम्बैलेंस क्रिएट हो गया है वो वापस उस जगह पर पहुंच जाएगा जहाँ पे सही एक आपको मात्रा में पहुंचना चाहिए ताकि एक नॉर्मल जिंदगी जी पाए। तो जब तक दवाई नहीं लेंगे इसका मतलब दैट इम्बैलेंस विल रिमेन? नॉट नेसेसरीली, अभी दोनों बातें हैं। अच्छा, काउंसलिंग आदि से भी और केमिकल का बैलेंस भी होगा। डॉक्टर साहब, काउंसलिंग पे आएंगे हम, लेकिन उससे पहले एक मेजर इशू सिस्टर शिवानी इज ऑल्टरनेट लिविंग एंड ऑल्टरनेट थेरेपीज़ के बारे में बात होती है। कई तरह की थेरेपीज़ और आ गई हैं जो ट्रेडिशनल थेरेपी है उसके कहते हैं कि उसके एवज में अगर वो किया जाए तो वो भी हेल्पफुल है। तो यहाँ हम चाहेंगे आप बताइए कि क्या वो हेल्पफुल होती हैं, और थेरेपी ना सही लेकिन ऑल्टरनेट लिविंग जिसमें कई सारी और चीज़ें शामिल हो जाते हैं, लाइफस्टाइल जो आ जाता है। इसमें ये कहूँगा मैं कि भी दो चीज़ें हेल्प कर सकती है कि नहीं। योग आसन मदद कर सकते हैं, प्राणायाम कुछ हद तक मदद कर सकता है क्योंकि वो एक प्रकार से एक्सरसाइज भी है और सही प्रकार से है। क्योंकि आप जब योगासन करते हैं तब सही रूप से योगासन करो तो क्या है, हर आसन के बाद रिलैक्सेशन करना है। तो उसके बाद आपको रिलैक्सेशन भी मिल रहा है ठीक से, ध्यान स्पिरिचुअलिटी से परिवर्तन हो रहा है। प्राणायाम से भी आपके रेस्पिरेशन में चेंजेस आ रहे हैं कि जो ब्रेन के ऊपर भी उसकी इफेक्ट होगी, तो वह डेफिनेटली मदद करेगा। परंतु और जो अल्टरनेटिव थेरेपीज है उसमें सिस्टमेटिक रिसर्च नहीं की गई, बल अलग अलग किससे कोई बता देगा। डॉक्टर साहब, ये बात तो हुई कि योग जो फिजिकल एस्पेक्ट है, फिजिकल तरीके से वो भी हेल्प कर सकता है। हाउ अबाउट मेडिटेशन? एक्चुअली वो उसकी मदद कितनी मदद कर सकता है? मेडिटेशन योग आसन से भी ज्यादा मदद करेगा क्योंकि ये बीमारी की शुरुआत ही मन में हुई है। तो मेडिटेशन वह मन को ठीक करेगा, हमारे विचारों को ठीक करेगा। और विशेष जो मेरा ब्रह्मा कुमारी के साथ अनुभव है इतने वर्षों का, जिसमें देखा है कि राजयोग का अर्थ ही है विचारों में परिवर्तन लाना। और जब हम विचारों में परिवर्तन लाते हैं तो न्यूरोट्रांसमीटर्स पर भी चेंजेस आते हैं, वह भी बैलेंस होने लगते हैं। तो इसके कारण मेडिटेशन सबसे अच्छा है। और एक जो मेडिटेशन का फायदा है कि हमारे दृष्टिकोण में परिवर्तन आ जाता है, और जब हम एटीट्यूड को चेंज करते हैं तो भी डिप्रेशन से बाहर निकलना सहज है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये पूरी सारी चीज़ें इकट्ठे साथ साथ काम करके हमें एक अच्छे रास्ते पर लेकर जा सकते हैं। बहुत बड़ा फायदा देखा गया है मेडिटेशन का कि हमें लोगों का भी सपोर्ट मिलता है। आमतौर पर आप देखिए कम्युनिटी सपोर्ट कि भी राजयोग सेंटर पर जो जाने वाले भाई बहन हैं उनके द्वारा आपको एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है और लोग आपकी बातों को सुनते भी हैं। बिल्कुल। सिस्टर शिवानी, यहाँ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जब मेडिटेशन कैंप्स में जाते हैं या सेंटर्स पे जाते हैं या लाइक माइंडेड पीपल होते हैं जहाँ पॉजिटिव वाइब्स हमें हर कदम पर नज़र आ रही हैं, तो उसका पूरा इम्पैक्ट अगर कोई डिप्रेस्ड है तो कितना हो सकता है? एंड एक्चुअली इट रियली मैटर्स। इट्स लाइक गिविंग ऑक्सीजन। आप बिल्कुल जैसे एकदम अनकॉन्शियस है, आपको ऑक्सीजन दे दो तो चलने लग जाते हैं। तो वो सेंटर पर आने से एक वायुमंडल वैसा बना होता है पॉजिटिव एनर्जी का, तो यू गेट वेरी चार्ज्ड। दूसरा है, जब हम सेंटर पर जाते हैं हम और
लोगों से मिलते हैं जो हमारी ही तरह प्रॉब्लम से गुज़र रहे हैं, लाइफ के चैलेंजेस से गुज़र रहे हैं। वो सेंटर पर रह नहीं रहे हैं, वो एक आश्रम लाइफ नहीं लीड कर रहे हैं। नो, घर बैठ के लगता है जो आश्रम में रह रहे हैं उनके लिए बहुत इजी है, घर में रह कर देखें। लेकिन वहाँ जब हम जाते हैं तो हम हज़ारों लोगों से मिलते हैं जो घरों में रह रहे हैं, बच्चों को संभाल रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं, बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ चेंज इन देयर लाइफ। वो मेडिटेशन को कैसे अपने जीवन में अप्लाई करके क्या परिवर्तन आया है, दैट इंस्पिरेशन ब्रिंग्स अबाउट अ लॉट ऑफ चेंज। जब आप किसी को देख लेते हो ना कि किसी ने कर लिया, तो देन आई स्टार्ट फीलिंग अच्छा ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, इतने लोग कर सकते हैं, देन इवन आई कैन डू। बिल्कुल, बहुत प्रेरणा एक्सचेंज भी होता है ना, हर एक का अच्छा आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम था, कैसे ओवरकम किया, देन आई गेट अ लॉट ऑफ हेल्प फ्रॉम यू। तो इंस्टेड ऑफ बीइंग ऑन द जर्नी अलोन, आई एम ऑन द जर्नी विद अ लॉट ऑफ पीपल। तो यात्रा and lot of इंटरेस्टिंग हो people जाती who है। are actually in the same scenario, positive vibes देते हुए। और जैसा संग वैसा रंग, ये तो हमें पता ही है। तो अभी हम बहुत ज़्यादा अगर चिंता और इस तरह के लोगों के संग में रहते हैं, जो हमें रहना ही पड़ेगा, वी कान, तो उसका भी हम पर असर तो पड़ता ही है। लेकिन फिर थोड़ा समय निकाल कर अगर हम 15-20 मिनट के लिए भी ऐसे संग में चले जाएं, तो वो भी अपना इम्पैक्ट हमारे ऊपर छोड़ देता है। तो वो पूरे दिन के लिए आपको तैयार That's कर the देते हैं। foundation. बिल्कुल। डॉक्टर साहब, फिर से दवाइयों पे आते हैं क्योंकि दवाइयों से जुड़ी हुई बहुत सी ऐसी मिथ्स हैं, खासकर ये कि जब साइकेट्रिक प्रॉब्लम है या एक डिप्रेशन है, और डिप्रेशन जैसे कि आपने एक बार पहले भी कहा था कॉमन कोल्ड की तरह है आज के वक्त में, लेकिन डिप्रेशन को उतना सीरियसली नहीं लिया जाता। जैसे ही ये कहा जाए कि आप डिप्रेस्ड हैं या आपको डिप्रेशन है, आप दवाई लेने भी जाएं, डॉक्टर कहते हैं आप दवाई लीजिए, केमिस्ट्री कह देगा कि एंटी डिप्रेसेंट मत खाइए, एंटी डिप्रेसेंट हैबिट फॉर्मिंग है, आपको साइड इफ़ेक्ट्स हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। क्या ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, क्या है ऐसी चीज़ उनके अंदर जो हमें मना किया जाता है कि भाई आप ये मत खाइए? पहले तो बात मैं बताऊंगा कि भाई ये जो अप्रोच है ना वही गलत है। कि भी केमिस्ट डॉक्टर तो नहीं है, उसको थोड़ा भी मालूम नहीं है कई बार। तो उसने तो सिर्फ 1-2 किस्से देखे हैं। और सारी साइकेट्री में मैंने जो अनुभव किया है कि करीब 80 to 85% पेशेंट ठीक हो जाते हैं। लेकिन कहते हैं कि अच्छे लोगों को भी। अच्छा, एक और मिथ, एंटी डिप्रेसेंट पिल्स जो हैं उनसे नींद आती है, वो सुला देती हैं। ये सबसे बड़ी मिथ है, क्योंकि आप फील करते हैं कि आप पहले से भी ज़्यादा लेजी फील कर रहे हैं शायद। तो इज इट लाइक दैट? मैं भी नहीं, कनोप्रिया जी, हम एक एक चीज को ले, ये 3-4 इश्यूज है, एक एक इश्यू को ले तो वो क्लैरिफाई भी होगा। सबसे पहले जो इश्यू है कि भी केमिस्ट को नॉलेज नहीं है। हुआ क्या है जनरली कि जिनको साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स अच्छे लोगों को होती है, मैंने देखा है अच्छे डॉक्टर्स को भी डिप्रेशन आया है, कुछ अच्छे पॉलिटिशियंस को, इंडस्ट्रियलिस्ट को भी डिप्रेशन आया है, और फर्स्ट टाइम ही उन्हें तकलीफ हुई, उन्होंने ठीक से ट्रीटमेंट ली, 5-6 मास में वो बिल्कुल ठीक हो गए। ऐसे जो 80 to 85% लोग हैं वो किसी को बताते नहीं है कि मुझे तकलीफ, एक व्यक्ति को भी, पड़ोसी को भी नहीं बताएंगे कि मुझे ये प्रॉब्लम हुआ था। परंतु दूसरे जो 15-20% लोग कि जिनको वो ठीक नहीं हुआ है, उसके कई कारण हैं जिसकी भी चर्चा करनी चाहिए, कि जिन्हें वो रिपीटेड अटैक्स आ रहे हैं, वो ठीक नहीं हो रहे हैं, जो क्रॉनिक पेशेंट्स बन रहे हैं, वो दुनिया भर में उसकी पब्लिसिटी होती है, भले वो न भी कहे, परंतु जो लोग देखने वाले सबका, अरे ये डिप्रेस्ड है, 5 साल से डिप्रेस्ड है, 15 साल से डिप्रेस्ड है, ये दवाइयाँ ले रहा है, कितने डॉक्टरों के पास जा रहा है, वो, और वह पब्लिसिटी दुनिया भर में होती है। तो इसलिए इस प्रकार की नेगेटिव मान्यता है। तो और जिनको पूरा नॉलेज नहीं है, आदमी केमिस्ट को तो नॉलेज है ही नहीं। और ये आपकी बात सच, अभी थोड़ी दिन पहले की ये पेशेंट की बात है, जब मैंने मेडिसिन दी वो केमिस्ट तो कहा नहीं तुम बिल्कुल खाओ नहीं, ये तो एंटी, हालांकि वो सबसे सेफेस्ट मेडिसिन। अच्छा, नींद आती है क्या बहुत ज्यादा खाने से? ये भी बात की भी ये नींद की दवाइयाँ नहीं है। नहीं, कुछ एक स्पेशल है कि भी जो नींद के लिए ही वह मेडिसिन बनाई गई है कि भी जिनको नींद नहीं आती है। एंटी डिप्रेशन नींद की दवाइयाँ नहीं है, परंतु जो साइकेट्री की पुरानी दवाइयाँ हैं, अब ऐसे अगर हम सिंपल वे में उसको डिवाइड करना हो, सभी को समझ में आ जाए, इसलिए एक तो है कि भी पहले 1957 में पहली बार एंटी डिप्रेशन मार्केट में आई, उसके बाद कहेंगे कि 80s तक की जो दवाइयाँ हैं, और उसके बाद फिर सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन की मेडिसिन भी आई। तो जो पुरानी दवाइयाँ हैं उसमें थोड़ी नींद की प्रॉपर्टी ज़्यादा है,
उसमें कुछ कॉन्स्टिपेशन होने की भी संभावना है, मुंह सूखता है, इस प्रकार के उनके सिम्टम्स है। जो प्रेजेंट सेकंड थर्ड जनरेशन एंटी डिप्रेसेंट है उसमें करीब करीब कोई भी नींद की प्रॉपर्टी नहीं, इवॉल्व होती गई ना। आपको हाँ डे टाइम में ही लेनी है। कुछ दवाई ऐसी है कि जो आपको सवेरे नाश्ते के बाद तुरंत लेनी है। एक्चुअली अगर हम उसके अंडरलाइन जो एरिया है वो ये समझ लें कि इट इज़ द केमिकल बैलेंस जो इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है उसे बैलेंस करने की एक कोशिश है। हम बाकी दवाइयाँ भी तो लेते हैं, बीमार जब होते हैं हम, कोई हमें बुखार हो जाता है, हम वायरल फीवर में कितने वायरल जब होता है तो कितनी कितनी प्रॉब्लम होती है, कितने हम बीमार, कितना उठा ही नहीं जाता, तब भी तो हम कितनी दवाइयाँ खाते हैं इतनी। They also have side effect। हाँ, उसमें बेनेड्रिल पी लो तो स्लीपी लगता है। एंटीबायोटिक्स तो इतना आपका स्टमक इतना अपसेट कर देते हैं कितने टाइम तक, तो बैक्टीरिया को खत्म करते हैं। हाँ, तो वो जब हम वो ले सकते हैं तो हम ये क्यों नहीं ले सकते हैं और थोड़ा टाइम लेना है। अब इसमें ना कुछ बातें जो एडवाइस प्रॉपरली देनी हो तो मैं एक तो ये कहूँगा कि भाई एक ही साइकेट्रिस्ट से ट्रीटमेंट लो, क्योंकि साइकेट्री एक है ना छोटी सी फील्ड है, बहुत बड़ी फील्ड नहीं है। जो छोटी सी फील्ड है तो अच्छा साइकेट्रिस्ट सब मेडिसिन को जानता है। भले उनको आप ये भी कह सकते हैं कि भाई ये काम नहीं कर रही है, नहीं आप इसको भले चेंज करो, ऐसा भी आप कहे तो वह ट्राई करेगा। और सफिशिएंट समय के बाद आप समझते हैं कि इफेक्ट नहीं हो रही है तब भले चेंज करो। कई बार पेशेंट एक के पास गया बस 10 दिन में दूसरे के पास जाता है। एक यहाँ पे एक मैंने आपने कहा कि एक ही सिकैट्रिस्ट रखिए, तो एक ये बात भी बहुत है कि सिकैट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट सिर्फ बातें बना के आपका पैसा बनाते, अपना पैसा बनाते हैं। ये बहुत बड़ी मिथ अपने दिमाग में हम सब लोग लिए घूमते हैं कि मतलब अगर हमें कोई प्रॉब्लम है हम किसी एमडी के पास जाते हैं या किसी जनरल फिजिशियन के पास भी जाते हैं तो वो तो हमारा थर्मामीटर लगाएंगे, कई नब्स देखेंगे, काफ़ी सारी और चीज़ें देखेंगे। जो साइकियाट्रिस्ट हैं वो 1 घंटा हमसे बात करेंगे, हमसे पैसे ले लेंगे और उसके बाद सिर्फ इसी बात का और बार बार बुलाएंगे। ये मिथ भी मैं चाहती हूँ कि क्लियर आज आप करें कि एक तो जो आपने कहा कि भाई साइकियाट्रिस्ट को जैसे भी और डॉक्टर को स्टेथोस्कोप लगा करके या तो कुछ और फिजिकल चेकिंग करके पता चलता है कि कौन सी बीमारी है। साइकियाट्रिस्ट को आप जो सिम्टम्स बताएंगे, जो आपको प्रश्न पूछेगा, आपके उत्तर देंगे, उसके आधार से उसको निर्णय करना है कि कौन सी बीमारी है। बल्कि कुछ चेकअप की जरूरत है, ब्लड प्रेशर चेक करना है और कुछ चीजें वो चेक करने की जरूरत है, अन्यथा आपकी बातों से उसे परफेक्ट डायग्नोसिस करना है, तो इसलिए वह जरूरी है। और अच्छा साइकियाट्रिस्ट अगर 1 घंटा आपको देता है और ठीक से साइकोथेरेपी दे रहा है तो वह फिजिशियन से बहुत बड़ा है। आपका एमडी फिजिशियन तो 2 मिनट में आपको उसने चेक किया, आपसे फीस ले ली ना, इसका भी इतना ही क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन की कमी नहीं है। That's what I'm saying, you know, this is a mindset which we all have. ये mindset तोड़ना बहुत ज़रूरी है कि थेरेपिस्ट जो साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट या साइकोथेरेपिस्ट कितने इम्पोर्टेंट होते हैं। तो वो जो कर रहे हुए बर्धर नो ज्यादा ही अच्छा कर रहे हैं। तो एक तो जैसे मैंने कहा ना कि ये ना खरीदारी करना जैसे शॉपिंग होता है ना, कि भी एक दुकान में गए, आपने भाव ताल किया, आपको पसंद नहीं आया, दूसरे दुकान में गए, ऐसा नहीं करिए। एक अच्छे साइकियाट्रिस्ट के पास जाइए और सफिशिएंट टाइम दीजिए। ये मैं मानता हूँ कि अगर कोई साइकियाट्रिस्ट आपको टाइम नहीं देता है, कहीं बहुत बिजी, आपको 1-2 मिनट भी नहीं देते हैं और आप समझते हैं कि भी मेरी बात कोई ठीक से समझ नहीं रहे हैं, तो आप भले चेंज भी करना चाहे तो करे, परंतु एक सफिशिएंट टाइम देना जरूरी है। दूसरी बात कि उसकी राय के अनुसार नियमित दवाई लो, आप अपना चेंजेस नहीं करो। आज एकदम लोग परिवर्तन कर देते हैं कि भी 2 दिन ली, फिर अभी तो मैंने दवाई आधी कर दी है कहते, तो उसकी इफेक्ट ही नहीं होनी। स्पेशली जो एंटी डिप्रेसेंट है उनका एक लेवल है, पर उल्टा उस लेवल में साइकियाट्रिस्ट धीरे धीरे आते हैं। 2-3 सप्ताह में जो फुल क्लिनिकल डोज होना चाहिए वहां तक पहुंचते हैं, और वह क्लिनिकल डोज करीब आप 2 मास, कम से कम 2 से 2.5 मास लो, तब वह केमिकल्स का बैलेंस फिर से आता है और आपको जो सही इफेक्ट होने लगेगी वह इफेक्ट होगी 2 महीने के बाद, मिनिमम 2-2.5 महीने के बाद, और वो भी क्लिनिकल डोज पे। बिल्कुल। उल्टा लोगों में मिथ ये भी है कि भी हर बार जाते ना मेडिसिन को थोड़ी थोड़ी बढ़ा देता है। पहले कहा था 1 लो, 2 सप्ताह के बाद गए कहते 2 लो, अभी कहता 3 लो, परंतु उसको तो पता था कि भी कम से कम 3 टैबलेट की जरूरत है, वो जो क्लिनिकल डोज है वहां तक। फर्स्ट डे नहीं दे सकता,
फर्स्ट डे देता तो आप शायद उसको टॉलरेट नहीं कर पाते। बिल्कुल। तो ये डॉक्टर साहब बहुत सारी और भी बातें हैं, आपने कहा था ECT वाली जो एक थेरेपी है, और सबसे बड़ी बात साइकोथेरेपी, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़। दीज आर फ्यू एस्पेक्ट्स जिसको भी हमने नहीं छुआ है। अपनी अगली कड़ी में हम और इसके बारे में जानेंगे, और ये जो ड्रग्स के साथ जो ट्रीटमेंट है वो कितना इम्पॉर्टेंट है उसके बारे में और डिटेल में जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल क्योंकि वक्त हो चुका है, तो डॉक्टर गिरीश पटेल एंड सिस्टर शिवानी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। बिल्कुल, अगर प्रॉब्लम है, अगर डिप्रेशन है, उसकी ट्रीटमेंट भी उतनी ही ज़रूरी है। हमने इतनी सारी बातें की थी कि डिप्रेशन क्यों होता है, लेकिन ये जानना कि ट्रीटमेंट कितनी ज़रूरी है, और सबसे बड़ी बात जो आज डॉक्टर साहब ने हमें ये बताई कि सही साइकियाट्रिस्ट और पूरा फेथ रख के, पूरी डोज लेकर अगर बीमारी है तो उसकी पूरी दवाई लेनी भी ज़रूरी है। ये बात आज अगर हम गांठ बांध लें तो कहीं ना कहीं हमारी ये प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। आपके पास कोई सवाल है जिसका आप जवाब चाहते हैं तो आप हमें फ़ोन पर या फिर ईमेल द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, call us on 09999744555. तो आपको बता दें कि अगली कड़ी में डिप्रेशन की ट्रीटमेंट के बाकी तरीके और ख़ासकर साइकोथेरेपी कितनी इम्पॉर्टेंट हो सकती है और किस तरह बहुत मदद कर सकती है डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए, इस पर खास चर्चा करेंगे। आज अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसमें इतना ही। अगली कड़ी में होगी फिर मुलाकात। नमस्कार। ओम शांति I'm a peaceful soul. Om Shanti Om. I'm a peaceful soul. ये ध्वनि मंगल ध्वनि है। ओम शांति।